कि म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए दो ऑप्शन मिलते हैं, एक तो रेगुलर प्लान मिलता है, एक डायरेक्ट प्लान मिलता है। तो नए निवेशकों को कौन सा ऑप्शन सर चुनना चाहिए, कौन सा उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, या फिर कहें कि ज़्यादा रिटर्न किस हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंस रेशो दुनिया भर की चीज़ें भी होती हैं। देखिए, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। हर एक इन्वेस्टर के अंदर एक असमंजस का एक लहर दौड़ती रहती है कि रेगुलर प्लान ले, डायरेक्ट प्लान ले, कौन सा प्लान बेटर है, क्या नहीं बेटर है। मैं बहुत एक सिंपल भाषा में इन्वेस्टर्स को इस सवाल को समझाना चाहूंगा। हर्ष, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल लिया, आई थिंक इट इज अ क्वेश्चन ऑफ द डे टुडे। जी। मैं इन्वेस्टर्स को बताना चाहूंगा, जब आप डायरेक्ट रूट लेते हैं मोड, आपका जो पैसा है उसमें आप खुद ही इन्वेस्ट करेंगे, आपको किसी भी इंटरमीडियरी की जरूरत नहीं होती है। चाहे वो एक फाइनेंशियल एडवाइजर होता है, चाहे वो एक बैंकर होता है, या फिर कोई भी एक्सपर्ट होता है, आप किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। जी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास एक पर्याप्त मात्रा में नॉलेज है, आप अपने इम्पल्स को जब मार्केट नीचे गिरती है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, आप उस अपने पोर्टफोलियोज को रेगुलरली मॉनिटर कर सकते हैं, और आप ये चयन कर सकते हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप अपने पोर्टफोलियोज में एक पर्याप्त मात्रा में रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, तो इन्वेस्टर एक डायरेक्ट मोड को लेकर अपने पोर्टफोलियो की इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकता है। बट प्रॉब्लम ये होती है कि जितनी जल्दी डायरेक्ट फोलियोज खोलते हैं उतनी जल्दी डायरेक्ट फोलियोज बंद भी हो जाते हैं, क्योंकि हैंड होल्डिंग या फिर एक प्रॉपर उनको जो एक तरीके से जो एक इन्वेस्टमेंट की जो एक टिप्स होती है वो नहीं मिल पाती है। उस केस में इन्वेस्टर परेशान भी हो जाते हैं। जैसे अभी मार्केट जब सेंसेक्स 72,000 पे गिरा, तब बहुत सारे डायरेक्ट फोलियोज की जो एसआईपीज चल रही थी वो बंद हो गई थी। जी। वो एक गलत तरीका था, क्योंकि इन्वेस्टर बहुत डर गया था कि कहीं उसका पैसा लूज ना हो जाए। बिल्कुल। उस केस में एक रेगुलर वेल्थ मैनेजर का जो उनके पोर्टफोलियोज को रेगुलर मॉनिटर करे एंड एट द सेम टाइम उनको रेगुलर एडवाइस भी दे कि देखिए इस समय मार्केट का ये फेज चल रहा है, आपको इस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए, वहां से एक वैल्यू एडिशन जनरेट होकर आती है जो एक रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट होता है के थ्रू आती है। तो इन्वेस्टर को अगर मार्केट की पूरी नॉलेज नहीं है, उनको एक एक्सपर्टीज की जरूरत है, उनको एक सपोर्ट की जरूरत है जो उनको रेगुलरली गाइड करे, उस केस में इन्वेस्टर रेगुलर की तरफ जा सकते हैं। ठीक है सर। शानू जी हेलो, राजू जी आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। बिल्कुल आपका सवाल लिया जाएगा सर। एक हमारे यूट्यूब से लाइव से एक यूज़र जुड़े हुए हैं, उनका सवाल आया है, राकेश रावत इनका नाम है, पूछ रहे हैं क्या मैं एचडीएफसी के 5 अलग अलग फंड में निवेश कर सकता हूं? अगर हाँ तो कौन से फंड चुनने चाहिए, ये आपसे जानना चाह रहे हैं। देखिए राकेश जी, इस सवाल का तो मैं क्या ही जवाब दूं। देखिए, इंडिया में आज 45 एएमसीज हैं, हर एक एएमसी के अपने कैरेक्टरिस्टिक्स है, अपने ट्रेड्स हैं, अपने रिस्क है, अपने रिटर्न्स हैं, अपने रिवॉर्ड्स हैं, अपनी फिलॉसफीज है, अपना स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग है, अपने फंड मैनेजर्स हैं। मैं चाहूंगा इतने डैम कॉम्पिटिटिव मार्केट में, जहां 45 फंड हाउस अपनी पूरी काबिलियत से रिटर्न जनरेट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, वहां आप हर एक फंड हाउस का, हर एक तो नहीं हो सकता, कुछ फंड हाउस का एक सेलेक्टेड फ्लैगशिप फंड ली। उससे ये होगा कि आप डिफरेंट फिलॉसफीज में, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज में आप इन्वेस्ट कर पाएंगे, और एट द सेम टाइम आप कंसंट्रेशन रिस्क से भी बच सकते हैं जो एक इंडिविजुअल फंड हाउस अपने साथ लेकर आ रहा है। सो राकेश रावत जी, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप इतने सारे जो आज रेगुलेटर ने इतने सारे आपको फंड हाउसेस का जो चयन करने की एक सौभाग्य दिया है, आप 3-4 फंड हाउसेस को चूज करें और उसके थ्रू आप अपने इन्वेस्टमेंट्स की जर्नी आप स्टार्ट करें। बिल्कुल, यहाँ पे और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी और ये समझना भी चाहिए। तमाम व्यूअर्स हमारे पास एक बैक टू बैक सवाल आ रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है जब एक के बाद एक सवाल आते हैं, पूछते हैं। और एक व्यूअर ने तो ये भी कहा कि छोटे निवेशकों के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और बहुत अच्छा शो है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोगों की कोशिश भी रहती है कि चाहे कोई छोटा निवेशक कोई बड़ा, हालांकि जो निवेशक है वो सब बराबर ही हैं, उसमें कोई कंपैरिजन नहीं है, यहाँ पे सभी बेशकीमती हैं यहाँ पर। लेकिन हम लोगों की कोशिश रहती है कि अगर कोई शुरुआत करना चाह रहा है तो यहाँ पे एक अच्छी शुरुआत उसको दी जा सके यहाँ पर। अब सर एक सवाल यहाँ पर ये भी है कि सिप पे निवेश करते वक्त कौन कौन सी गलतियाँ हैं ऐसी होती हैं जो अमूमन यहाँ पे निवेशक कर बैठते हैं शुरुआत में, और ऐसा देखा भी है। तो ऐसे में उन गलतियों से बचने का तरीका क्या है और कौन कौन सी गलतियाँ ऐसी हैं जो ज़्यादातर की जाती है? हर्ष, ये गलती जो आप गलतियों की बात कर रहे हैं, ये तो इन्वेस्टर्स बहुत सारा अभी करके ही चुके हैं, क्योंकि जब मार्केट्स अपने ऑल टाइम लो पे थी, तो सबसे बड़ी गलती तो जो इन्वेस्टर्स ये करते हैं कि जब मार्केट्स गिरती है तो अपनी सिप्स को बंद कर देते हैं। जी।
ये तो सबसे बड़ी गलती है जो इन्वेस्टर्स को नहीं करना। इन्वेस्टर्स को समझना बहुत जरूरी है कि मार्केट्स अपने सिप्स अपना बेसिकली एक एवरेजिंग टूल से वर्क करता है, रूपी कॉस्ट एवरेजिंग जिसको बोलते हैं, जी जिसके थ्रू गिरी हुई मार्केट में जब वो एक निवेश करता है उसको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है जहां से उसका पैसा ग्रो होता है। तो इन्वेस्टर्स एक गिरती हुई मार्केट में जब अपना पैसा अपने एसआईपीज बंद कर देते हैं तो ये उनकी एक सबसे बड़ी गलती है। मैं समझ सकता हूँ उनके अंदर एक फियर रहता है, उनके अंदर एक एंजाइटी रहता है कि उनका पैसा डूब रहा है, बट वो एक टेम्पररी फेज है। वो गिरे हुए मार्केट में जब इन्वेस्ट करते हैं, उस अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट करते हैं, उसी के थ्रू ही उनका पैसा बढ़ता है, वो ये चीज भूल जाते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज जो एक इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टर्स को कि एसआईपीज हर बार या इनफैक्ट सारी एसआईपीज एग्रेसिव फंड्स पे ना हो या सारी एसआईपीज थीमेटिक फंड्स में ना हो, उससे उनके पोर्टफोलियोज के अंदर एक बहुत ज्यादा अनवांटेड रिस्क आ जाता है जिससे पोर्टफोलियोज के रिटर्न्स भी हैम्पर हो सकते हैं। थर्ड, बार बार अपनी एसआईपीज को बंद करना या स्टार्ट ना करें। इन्वेस्टर्स हर एक एसआईपी को एक प्रॉपर माध्यम से इंटरवल जिसको बोलते हैं या अंतराल बोलते हैं, वो एक टाइम दें, टाइम होराइजन, उसमें वो देखें कि उसकी परफॉर्मेंस कैसे आ रही है, उसके बाद ही एक डिसीजन ले। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मैं हर एक इन्वेस्टर को बोलूंगा, एक पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। मार्केट्स में कॉन्फिडेंस रखना बहुत जरूरी है। एक भारत जैसी इकोनॉमी में जो इतनी बूमिंग इकोनॉमी है, आज थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी के पायदान पर आ गया, जब इकोनॉमी तो बेटर कर सकती है तो आपका पोर्टफोलियो क्यों नहीं बेटर करेगा? तो वो कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है अपने इकोनॉमी पे, अपने पोर्टफोलियोज में बाय डिफॉल्ट। अगर इन सारी चीजों का चयन प्रॉपर तरीके से हो रहा है तो इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में रिटर्न्स डेफिनेटली आ जाएंगे। डेफिनेटली आ जाएंगे, बिल्कुल। और बिल्कुल सही कहा। वैसे तो यहाँ पर निवेशक कहते हैं कि भाई स्टॉक कब सस्ते मिलेंगे, कब सस्ते मिलेंगे, और यही जो मौका होता है वो भले ही वो सिप के जरिए हो, जब उनको मौका मिलता है, अच्छे फंडामेंटल स्टॉक जब नीचे होते हैं तो वो घबरा जाते हैं। तो जाहिर सी बात है घबराहट होती है, लेकिन आप विश्वास रखिए। अगर आपने किसी फंड को लेकर काफ़ी बुलिश हैं तो उस पर आप विश्वास रखिए, थोड़ा समय दीजिए, स्थिति बदलती हुई ज़रूर दिखेगी। यहाँ पर एक सवाल मानस जी का है, हमें यूट्यूब पे उन्होंने भेजा है हमें। इनका कहना है कि मैंने एसटीपी के जरिए 7 फंड में 35 लाख रुपए लमसम निवेश किए हैं, अगले 10 साल में कितनी रकम जुड़ सकती है? मानस जी के पोर्टफोलियो को अगर हम लोग देखें, एक बार स्क्रीन पर लेके आए, तो मोतीलाल लार्ज एंड मिड कैप फंड में 5 लाख का निवेश है, निपॉन लार्ज कैप फंड में 5 लाख का निवेश है, क्वांट मल्टी एसेट फंड में अच्छा खासा निवेश वही 5 लाख का, पराग पारिक फ्लैक्सी कैप हो गया, कोटक डेट हाइब्रिड फंड हो गया, आईसीआईसी प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड हो गया, इसके अलावा एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड हो गया। तो ये तमाम फंड्स है और 35 लाख का इन्होंने लमसम निवेश किया हुआ है। सर मतलब ये जो है रिस्क लेने वाले निवेशक हैं। आपके हिसाब से सर इनका जो पोर्टफोलियो है, क्योंकि इन्होंने मिड कैप भी डाल लिया, लार्ज कैप भी है इसके अंदर, मल्टी एसेट भी है, फ्लैक्सी कैप भी है, हाइब्रिड भी है और नेक्स्ट 50 भी है, इन्होंने पूरी कोशिश करी है इसको डिवर्सिफाई करने की, क्या कामयाब है? सबसे पहले मानस जी मैं आपका एक होराइजन जानना चाहूंगा कि आप कितने होराइजन से आप इस पोर्टफोलियो को देख रहे हैं? आपका 5 साल का एक होराइजन है, 10 इयर्स का होराइजन है, 15 इयर्स का, 20 इयर्स का? अगर आप मुझे ये बता पाए तो मैं इस पोर्टफोलियो को बेटर एनालाइज कर पाऊंगा और आपका एक कॉर्पस जो जुड़ रहा है वो मैं आपको बता पाऊंगा कि आप कितना जोड़ पाएंगे, पहली चीज। तब तक मैं आपके अगर एक पोर्टफोलियो को देखूं जिसमें आपने लार्ज एंड मिड बाय लिया है, लार्ज भी लिया है, 10 साल के लिए 10 साल के लिए करेंगे सर। परफेक्ट। अगर 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं 30 लाख, तो मोर और लेस अगर मैं 15% की ग्रोथ के हिसाब से भी अगर मैं लेके चलूं तो इनके पास ऑलमोस्ट 1.21 करोड़ का जो एक कॉर्पस है वो जनरेट हो जाएगा इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स। अब अगर मैं पोर्टफोलियोज को एनालाइज करूं तो मैं ये देख पा रहा हूं कि आपके पास एक लार्ज कैप है जिसके अंदर क्वालिटी स्टॉक्स होते हैं, फिर आपके पास लार्ज एंड मिड कैप है जो नेक्स्ट 150 स्टॉक्स का जो पार्ट है वो है, फिर आपके पास एक फ्लेक्सी कैप भी है, आपके पास डेट हाइब्रिड और मल्टी एसेट जैसे फंड्स भी हैं जो एक हाइब्रिड कैटेगरी के फंड्स है, और आपके पास निफ्टी नेक्स्ट 50 भी है जो एक लार्ज कैप बायस्ड फंड्स के अंदर आते हैं। तो मानस जी, इट इज अ वेरी गुड पोर्टफोलियो। आई वुड रिक्वेस्ट यू दैट यू शुड कंटिन्यू विद दिस पोर्टफोलियो। मार्केट्स अगर सपोर्ट करेंगे तो आप इस 1.21% की जो एक राशि जो मैं बता रहा हूं इससे बेटर भी रिटर्न जनरेट कर लेंगे। योर पोर्टफोलियो इज वेरी स्टेबल, वेरी कॉन्फिडेंट पोर्टफोलियो। प्लीज कीप इट अप एंड काइंडली कंटिन्यू योर पोर्टफोलियोज। आप इस पोर्टफोलियो को बीच में तोड़े ना। दैट इज द बेस्ट वे थ्रू विच यू कैन जनरेट रिटर्न्स। ओके सर। मानस जी, उम्मीद है आपका सवाल का जो जवाब है आपको मिल गया होगा, आपकी क्वेरी क्लियर हो गई होगी। जयपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका
और बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं सर लाइव पे। सर एक सवाल और है जो हर कोई, मैं चाहती हूँ हर किसी को पता होना चाहिए। स्टेप अप एसआईपी, लोग क्या करते हैं, सैलरी बढ़ती है तो महंगे से महंगे कैफ़े में जाके खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन जो अपनी सेविंग्स में जो पैसा है उसको नहीं बढ़ाते हैं, वो उतना ही चल रहा है। अगर 2000 से शुरू किया था तो वो 2000 ही चले जा रहा है, मतलब अगले साल भी, उससे अगले साल भी। सैलरी चाहे बढ़ गई है लेकिन वो अमाउंट जो है सिप का या फिर किसी भी तरीके की सेविंग का वो बढ़ा नहीं है। ऐसे में सिप में स्टेप अप का जो ऑप्शन है वो कितना सही है, एक तो आप ये ज़रूर बताइए हमारे व्यूअर्स को। दूसरा, स्टेप अप की जो राशि का ऑप्शन है किस आधार पर तय करना चाहिए, कितने अमाउंट का स्टेप अप लें? देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज अ स्टेप अप एसआईपी। पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है, बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन आप मुझसे आज इस बार इस शो में पूछ रहे हैं और मुझे काफी खुशी है कि ये वो क्वेश्चंस हैं जो एक इन्वेस्टर अपने आप को जिन क्वेश्चंस के साथ कोरिलेट कर सकता है। तो स्टेप अप एसआईपी एक ऐसा फीचर होता है जहां ऑटोमेटिकली अगर आप मैंडेट देते हैं फंड को कि फंड 10% या 15% एक अमाउंट से उसकी अपनी एसआईपीज इंक्रीज कर दें, तो उसके थ्रू उसके इन्वेस्टमेंट्स और बढ़ जाएंगे। हाइपोथेटिकली लेट्स से अगर किसी की 50,000 की एसआईपी चल रही है और उसने 10% से अपनी एसआईपी को स्टेप अप किया है, तो उसका जो नेक्स्ट ईयर की जो एसआईपी है वो 55,000 हो गया। फिर उसके नेक्स्ट ईयर की एसआईपी होंगी वो उसकी 62,500 के आसपास होगा। तो दैट इज नोन एज अ स्टेप अप एसआईपी। स्टेप अप एसआईपी करना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से इन्वेस्टर्स अपने एक प्रोफेशनल उसमें अपने एक प्रोफेशन में अपने एक ग्रोथ लेते हैं, जिससे उनका अमाउंट बढ़ता है, जिससे उनकी सैलरीज बढ़ती है, जिससे उनकी इनकम बढ़ती है, तो उस हिसाब से उनको अपने इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ाना चाहिए। स्टेप अप एसआईपी एक ऐसा प्रोविजन है जो आपको ऐसा करने पे हेल्प करता है। ये तो आपकी पॉइंट फर्स्ट रही। पॉइंट नंबर 2, स्टेप अप एसआईपी का एक बहुत इंपॉर्टेंट फायदा ये भी होता है कि जब इन्वेस्टर्स की तनख्वाह बढ़ती है या इनकम बढ़ती है, तो उनका जो मेजॉरिटी पैसा है जो इंक्रीज्ड पैसा है वो उनका इन्वेस्टमेंट में चला जाता है। तो वो एक फोर्स सेविंग का पार्ट हो जाता है जो उनको हेल्प करता है कि वो एक उलझुल चीजों में, या जिसको बोलते हैं कॉन्स्पिक्युअस कंजम्पशन, वहां उनका पैसा खर्च ना हो। तो स्टेप अप एसआईपी वो भी मदद करती है। एंड एट द सेम टाइम स्टेप अप एसआईपी आपका जो कंपाउंडिंग है वो बहुत बड़े अमाउंट पर देती है, क्योंकि अगर आप हर साल 5% से या 10% से आप स्टेप अप करें, तो आपका जो एक जो अक्यूमुलेटेड राशि है या कॉर्पस है जो आपके करियर के इस लास्ट में जो जनरेट होती है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है।